आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज का इनकॉर्पोरेशन हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 4th ए आर्टिकल 51 ए के फॉर्म में हुआ। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1966 में हुआ था, 1976 में हुआ था, सॉरी। इसमें इसके थ्रू ये एक नया पार्ट 4th ए कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट हुआ। पार्ट 3rd ए कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। पार्ट 4th ये जुड़ा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से, जबकि एक नया पार्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो पार्ट 4th ए बना, जो फंडामेंटल राइट्स का है। एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 11 फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये सभी राइट्स जो हैं एक सिंगल आर्टिकल जो 51 ए है उसके अंदर आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो प्रेजेंटली एक क्लॉज की फॉर्म में है। जो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी उसके बेस पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। स्वर्ण सिंह कमेटी ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड की थी, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड की थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 42nd अमेंडमेंट से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हुई थी। एट प्रेजेंट टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है, और जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से इनकॉर्पोरेट हुई। जो फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट है वो 11 वो इस तरह से है। फर्स्ट क्लॉज है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। जो नेक्स्ट क्लॉज है बी, ये टू चेरिश एंड फॉलोज द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। 51 ए का सी क्लॉज है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। 51st ए का डी क्लॉज है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जो 51 का ई क्लॉज है टू प्रोमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजन्स, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, and to renounce the practices derogatory to the dignity of the woman। मुझे याद है कि एक बार इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम था, और उसके अंदर शायद 2010 या 11 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस विच आर डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन इज ए फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें। क्लोज एफ 51A क्लोज एफ to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture। G clause के अंदर to protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for living creatures। Clause H to develop scientific temper, humanism, and the spirit of the inquiry and the reform। Clause I to safeguard public property and to abjure violence। Clause J to strive toward the excellence in all spheres of the individual and collective activity so that the nation constantly rise to a high level of endeavor and achievement। And clause K to provide opportunity for education to his child or world between the age of 6 and 14 years। 6 से 14 साल के बच्चे के लिए अब एजुकेशन प्रोवाइड करना ये फंडामेंटल ड्यूटीज बनती है अपने बच्चों के लिए। दिस ड्यूटी वाज added by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002। एक बार राजस्थान पीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पर्टिकुलर जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो 51 आर्टिकल के किस क्लॉज में आती है, ए क्लॉज में, सेकंड क्लॉज में, थर्ड क्लॉज में, फोर्थ क्लॉज में, इस तरह से क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। तो किसी भी एग्जाम के लिए जो जनरल नॉलेज से जुड़े हुए एग्जाम्स हैं उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी और प्रिएम्बल, ये 4 का ग्रुप ऐसा है कि इसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपसे जरूर पूछा जा सकता है, और मेंस के अंदर एक क्वेश्चन डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में जरूर पूछा जाता है।
यदि उसके अंदर 7-8 से ज्यादा क्वेश्चन का पेपर है तो कम से कम एक क्वेश्चन ये पार्ट जरूर बनाता है। तो इसे अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए आपके एग्जाम के लिए। Our constitution is inspired by the constitution of erstwhile USSR to insert fundamental duties. Japanese constitution is the only democratic constitution in the world which contains a list of the duties of the citizen. पूरे उसमें डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर इंडिया और जापान दो कंट्री ऐसे हैं जहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट बनाया हुआ है रिटन उसके अंदर। फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं ये डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की तरह नॉन जस्टिसेबल होती है, यानी कि इनके वायलेशन में हम कोर्ट नहीं जा सकते और इनके वायलेशन पर कोई कोर्ट का हमारा पनिशमेंट भी नहीं होता। बट द इंडियन पार्लियामेंट इज फ्री टू एनफोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज बाय सुटेबल लेजिस्लेटिव मेजर्स। एक वर्मा कमेटी की ऑब्जर्वेशन थी, उसके अंदर वर्मा कमेटी ने जो एक बनी थी 1919 के अंदर, और उसने कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन लिए कि जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का इम्प्लीमेंटेशन के लिए लीगल प्रोविजन बनाने की रिकमेंडेशन की। जैसे कुछ हमारे यहाँ रूल्स हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का यदि कोई डिसरेस्पेक्ट करता है तो पनिशमेंट होता है, उसमें उसमें प्रिवेंशन की बात करी गई है। तो ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है। Various criminal laws in force provide for the punishment for encouraging enmity between different sections of the people on the ground of language, race, place of birth, religion and so on. तो ये हमारा टू प्रमोट द ब्रदरहुड की फीलिंग वाला है, टू साइंटिफिक कल्चर का ये बात करता है। तो ये एक वो है कि इसमें यदि कोई वायलेशन करता है तो पनिशेबल है, उसमें क्रिमिनल पनिशमेंट है उसमें। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 का ये प्रोवाइड करता है डिक्लेरेशन ऑफ ए कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन एज अनलॉफुल एसोसिएशन। यदि कोई वॉलेशन होता है तो उस केस में वो अनलॉफुल बन सकती है। तो ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है। Representation of the People Act 1951 has the provision for disqualifying a member of the parliament or state legislature involved in corrupt practices like soliciting votes on the ground of religion or promoting enmity between different sections of the people on the ground of caste, race, language, religion and so on. तो अब इसका मतलब यह है कि जब हमारे उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे लीगल उसके अंदर एरिया के अंदर इस तरह के प्रोविजंस हैं कि जो पार्ट जो रूल्स रेगुलेशन हमारे इसमें बने हुए हैं, इन लॉ इन एक्ट्स के अंदर बने हुए हैं, वो फंडामेंटल ड्यूटीज का भी पार्ट बने हुए हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्समेंट क्यों नहीं किया जा सकता? वर्मा कमेटी का बेसिकली ये एक ग्राउंड था। दूसरा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 1972 का, ये प्रोहिबिट करता है ट्रेड इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में बैक चलें तो ये उसका पार्ट भी है। एक जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है उसमें टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ और टू हैव कंपैशन फॉर द एनिमल्स, ये उसका पार्ट बनता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 prohibit indiscriminate deforestation and diversion of forest land for non-forest purposes. सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने 92 के अंदर रूल दैट इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ, इफ ए कोर्ट फाइंड्स दैट द लॉ इन क्वेश्चन सीक्स टू गिव इफेक्ट टू ए फंडामेंटल ड्यूटीज, यदि कोई लॉ फंडामेंटल ड्यूटीज को इफेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, इट मे consider such law to be reasonable in relation to Article 14. Article 14 कहता है equality before law, और Article 19 जिसके अंदर 6 fundamental duties and thus save such law from unconstitutionality. यदि कोई फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आर्टिकल 14 और 16 को अप्लाई करने के लिए बनाई जाती है तो, और वो उसको फिर हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये है। पार्लियामेंट को कम्पीट किया है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्सेबल कर सकती है।